नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी का बहुत स्वागत है। गुजरात चुनावों में आज एक नया आंकड़ा घूम रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंकड़े का एक नया सिक्का उछाल दिया और इसकी चित और पट में जीत का तो पीएम ने लिखा है, लेकिन बीजेपी की जीत को उन्होंने एक बड़े अंतर से बताया है। एक नए रिकॉर्ड को गिनाने की कोशिश की है। आपको बता दें, सोमनाथ के बेरावल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि नरेंद्र के सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को आज हम डिकोड करेंगे। ये जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान देकर गुजरात में कैसी तरंगे पैदा की। आखिर पीएम के इस बयान के मायने क्या है, क्यों बीजेपी अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट दिखा रही है। लेकिन अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है तो सवाल फिर ये होगा, क्या कांग्रेस एक बार फिर सत्ता से दूर रह जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी जो बड़े दावे कर रही है उसकी हवा निकल जाएगी, या फिर बीजेपी के जो ये आंकड़े हैं ये धरे रह जाएंगे? इन तमाम सवालों पर बड़ी बहस होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। आ वखते गुजरातनी जनताए नरेंद्રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે। गुजरात में पीएम मोदी ने चुनावी स्टेज सेट कर दिया है। विधानसभा चुनाव में टारगेट का ऐलान कर दिया। मन की बात गुजरात की जनता से कह डाली। वेरावल में पीएम मोदी ने यलगार करते हुए जो कहा उसे एक बार पूरी तरह से सुनिए। आ वखते गुजरातनी जनताए नरेंद्રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે। मिशन गुजरात पर निकले पीएम मोदी के इस बयान को आंकड़े की कसौटी पर देखें तो काफी कुछ सामने आता है। पहले उस इलाके में बीजेपी के परफॉर्मेंस को देखें जहां आज पीएम मोदी ने फिजा बदलने में पूरी ताकत झोंक दी। यानी सौराष्ट्र के इलाके में जहां गुजरात विधानसभा की 48 सीटें आती है, वहां बीजेपी की हालत को जानना जरूरी है। 2012 में बीजेपी ने यहां पर 30 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में बीजेपी यहां 19 सीट ही जीत पाई थी। उधर कांग्रेस ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने 2012 में यहां 15 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में उसने करीब करीब दोगुनी यानी 28 सीटें जीती थी। इन आंकड़ों को पीएम मोदी बखूबी समझ रहे हैं, इसीलिए सौराष्ट्र की जनता से डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए। अब पीएम मोदी के बयान के दूसरे सिरे को पकड़ते हुए ये जानना जरूरी है कि नरेंद्र के सारे रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। इसके जरिए पीएम मोदी क्या संदेश देना चाह रहे हैं? दरअसल जब पीएम मोदी गुजरात के सीएम रहे तो उनके रहते 3 विधानसभा के चुनाव हुए, यानी गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से सबसे ज्यादा 2002 में बीजेपी को सीटें मिली, जब मोदी के हाथ गुजरात की कमान थी। 2002 में बीजेपी ने 127 सीटें जीती थी। वहीं ये आंकड़ा घटकर 2007 में 117 हो गया, जबकि 2012 में 115 हो गया। इसके बाद मोदी 2014 में लोकसभा चुनाव में उतरे और भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद भी गुजरात में बीजेपी सरकार तो बना ली, लेकिन 2017 में विधानसभा में महज 99 सीटें ही बीजेपी जीत सकी। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के गुजरात में सीएम रहते हुए सबसे ज्यादा 127 सीटें ही बीजेपी के खाते में आ सकी। यानी पीएम के आज बयान को गौर से देखें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में 127 से ज्यादा सीटें गुजरात में चाहते हैं मोदी। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के गुजरात में सीएम रहते हुए सबसे ज्यादा 127 सीटें ही बीजेपी के खाते में आ सकी। यानी पीएम के आज बयान को गौर से देखें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में 127 से ज्यादा सीटें गुजरात में चाहते हैं मोदी। आ वखते गुजरातनी जनताए नरेंद्રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું। पीएम रिकॉर्ड तोड़ने और बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी नया इतिहास बदलने की बात कर रही है। गुजरात में केजरीवाल ने पहले ही दावा ठोक दिया था कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गुजरात एक बहुत बड़े परिवर्तन और बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 27 साल तक गुजरात के लोगों के पास
कोई विकल्प नहीं था। दोनों के बीच में इतना गहरा रिश्ता था, दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस, कि लोगों के पास एक तरह से एक ही विकल्प था, इसको दे दो चाहे उसको दे दो, सरकार तो भाजपा की बननी है। पहली बार लोगों को एक सार्थक विकल्प नजर आ रहा है। कांग्रेस भी उधर जोर लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी की हार तय है। आज राहुल गांधी जब कांग्रेस के बने, उनका नहीं, इससे और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ के आप पब्लिक से पूछो आप क्या चाहते हो, तो जन घोषणा पत्र नाम हो गया। उसके हिसाब से हमारे सैंक्टिटी है मैनिफेस्टो की, उसको हम निभा रहे हैं और गुजरात में निभाएंगे, मैं कह सकता हूँ। सबके अपने अपने दावे, लेकिन पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां जारी है। आज उन्होंने बैक टू बैक 4 रैलियां की। सोमनाथ मंदिर में पूजा दर्शन के बाद पीएम मोदी वेरावल की रैली में पहुंचे थे, जहां से उन्होंने जो कहा उससे विरोधियों की नींद उड़ जाएगी। આજે ટીવી હોય, બધા એક્સપર્ટ હોય, બધા ચર્ચા કરે તો એક જ ચર્ચા કરે છે કે ભાજપની સરકાર ભારે બહુમતથી બનવાની છે। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम ने भूपेंद्र पटेल की जमकर तारीफ की है। 6 नवंबर को वलसाड़ रैली में पीएम मोदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने की बात कही थी कि आ वक्ते गुजरातनी जनताए નરેન્દ્રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું। यानी कुछ वैसा ही दाव पीएम मोदी ने गुजरात में भी खेला, जैसा यूपी में खेला, उत्तराखंड और गोवा में चला। 3 राज्यों में पीएम ने जिसके कंधे पर हाथ रख दिया उसकी सरकार बन गई। गुजरात में भी भूपेंद्र पटेल के कंधे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ रख दिया है। लेकिन देखना होगा कि पीएम की धुआंधार बैटिंग भूपेंद्र पटेल को सत्ता की ट्रॉफी दिला पाती है या नहीं। गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई ताकि गुजरात को आप समझ सकें, और उसके बाद चर्चा के लिए कई खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए के शर्मा जुड़े हैं। आपका स्वागत है सर। आम आदमी पार्टी से वहां के विधायक और स्पोक्सपर्सन कुलदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन के शर्मा जी, शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि आज क्रिकेट मैच था तो उसी से संदर्भ जोड़ते हुए करूंगा। ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय टीम ने मान लिया है कि सारा मैच सूर्य कुमार यादव जिताएंगे, कंडीशन कितनी भी खराब हो, माहौल कितना भी गड़बड़ हो, एक ही खिलाड़ी परफॉर्म करता रहे, उसी के दम पर जीतते रहे। ऐसे ही बीजेपी में लग रही है। कोई भी राज्य हो, कोई भी चुनाव हो, प्रधानमंत्री को आगे कर दीजिए, उन्हीं के चेहरे पर उन्हीं को लगातार मेहनत करवा के अब 2 दिन में 8-8 जनसभाएं प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये जरूरी हो गया है या मजबूरी हो गया है? शुभांकर जी, पहली बात तो कहूं कि हमारा और भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है और इस देश का भी सौभाग्य है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित जो नेतृत्व है वो भारतीय जनता पार्टी का है। पहले तो देश का है, लेकिन उनके प्रति जो है फिर वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेतृत्व हैं, तो उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता है। दूसरी बात जो आपने कही, देखिए निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में जो है भाग लेते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, जनता से संवाद करते हैं, जनता के बीच जाते हैं और उनसे जो वार्ता और जो उनका अपनापन है वो निश्चित रूप से आपने देखा है उनकी जनसभाओं में जिस ढंग से व्यापक रूप से भीड़ उमड़ती है, और केवल भीड़ ही नहीं उमड़ती बल्कि जनता अपना जन समर्थन उनको देती है, और ये लगातार आप चुनाव में देख भी रहे हैं। रही बात लीडरशिप की, तो हमारे यहाँ तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, और आपने अभी 18 तारीख को एक महाजन संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी का देखा। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे वो अमित भाई शाह हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हो, पिछली बार भी हमने देखा था जब सारे आंदोलन थे तो प्रधानमंत्री ने आखिर में बड़ा जोर लगा दिया था। 99 के फेर में आप फंस के रह गए थे। इस बार भी परिस्थितियां बदली हुई है, बहुत जोर है। लेकिन चलिए ठीक है, अगर ये बात मान भी लेते हैं कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे, तो क्या केवल हिंदुओं के वोट पे तोड़ेंगे? क्योंकि एक आंकड़ा मैं देख रहा था, बीते 27 सालों में बीजेपी काबिज है, लेकिन एक भी
मुस्लिम उम्मीदवार को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया है, और यह हाल तब है जब 2011 की जनगणना में तकरीबन 58 लाख से ऊपर मुसलमान गुजरात में है। तो क्या केवल एक धर्म के लोगों को टारगेट करके आप लोग ये नरेंद्र से ज्यादा भूपेंद्र को जिता देंगे? उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, पहली चीज तो शुभंकर जी ये जान ले, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार चल रही है या राज्य में सरकार चल रही है, उसका एक मूल जो है संकल्प और लक्ष्य, जो कि हम बार बार कहते हैं, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके माध्यम से जो है सबका विकास, इसके माध्यम से इस सूत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जन कल्याण के कार्य करती है, जिसके लाभान्वित सभी। सुन लीजिए ना, अब मेरी बात सुनिए शुभंकर जी, मुझे कहने दीजिए, नहीं मेरी बात सुनिए। टिकट देना और जन कल्याण कार्यक्रम को चलाना, इसमें अंतर है शुभंकर जी। टिकट देना विनेबिलिटी विजय के आधार पर है, जीत के आधार पर होती है। दूसरी बात, जन कल्याणकारी योजना चलाना ये जनता के हित की है। मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूं, सुन लीजिए मेरी बात। नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, फिर शुभंकर जी बोले। आज यदि आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का यदि जो मिल रहा है गारंटी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उसमें हिंदू भी भाई है, मुस्लिम भाई भी है, सिख भी है, और जैन है, और सभी धर्म के लोग हैं। आज मकान बन रहे हैं तो सबको लाभ मिल रहा है, आपकी योजनाएं जो है सबके लिए है, अल्पसंख्यकों को ज्यादा मिल रहा है। और इसलिए आपकी बात का मूल समझ गए सर, आपकी बात का मूल समझ गए। तो यदि हमारे पे कोई विजय का उम्मीदवार होगा तो हम देंगे। ठीक है, आलोक शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस पार्टी को लेकर इस बार बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। कई बार लोग कहते हैं कि टू लिटिल टू लेट वाली कहानी है। प्रधानमंत्री कहते हैं, ये पहला अवसर शायद होगा कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि नहीं कांग्रेस अच्छा कर रही है और धीरे धीरे जनसंपर्क कर रही है, समझदारी से रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े नेता जो हैं वो वहां देख नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहां है गुजरात चुनावों में, क्योंकि बड़े नेताओं की मौजूदगी नहीं है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को डबल कैंपेनिंग करना पड़ रहा है। आपके लिए भी कर रहे हैं धीरे धीरे वो साइड में, और अपने लिए तो कर ही रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के पास नोटबंदी का इतना पैसा है, वो किसी के लिए भी कैंपेन कर सकते हैं। और कहीं कांग्रेस नहीं दिख रही है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, लेकिन अगर जो रिपोर्टर्स गांव-गांव जा रहे हैं, जो हमारे आज जिन लोगों ने नॉमिनेशन की हमारी रैलियां देखी हैं, वो कोई ना टीवी चैनल कह रहा है और ना मोदी जी कह रहे हैं। खैर, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि मोदी जी और बीजेपी को हार नजर आ रही है। यही कारण है कि एक डबल इंजन में से एक इंजन जो है वो बस्ट होके लोकोमोटिव शेड में चला गया, सारे डब्बे लेके, पूरी सरकार को लेके। दूसरा जो इंजन है वो भी फेल होने के कगार पे है। आप देखिए किस तरह से 40 के करीब विधायकों के टिकट काटने पड़ गए। जो लोग 50-50 हजार वोटों से जीते थे, उनके भी टिकट काटने पड़ गए। और उसका कारण है कि 27 साल में आप कब तक गुमराह करेंगे, आप कब तक एंटी इनकम्बेंसी को दबाने के लिए ये टोटके करेंगे। कमीशन और करप्शन, ये 2C का मॉडल है गुजरात का, और इसी मॉडल के ऊपर पूरी सरकार यहां पर चल रही है। मैं 2 एग्जाम्पल इसके आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो ये मोरबी का पुल है, जो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि यहां पर कमीशन खोरी, करप्शन और ठेकेदारी प्रथा जो है वो पूरी तरह से यहां पर कायम हो चुकी है। कमीशन लेते हैं, कमीशन खाकर ये मोरबी के पुल को तुड़वाते हैं और अपने जो हितैषी लोग हैं उनको FIR में बचाते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है ये जो हाई कोर्ट की अभी फटकार इनको लग रही है पिछले कई दिनों से। देखिए किस तरह से इन्होंने जो कुकर्म किए हैं। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। 3 दिन से यहां हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और 3 दिन से यहां पर इनको लताड़ लग रही है। मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहां पर जवाब भी नहीं देता है, नोटिस तक भी नहीं लेता है जी। इसके बाद इनके विकास के बड़े दावे हैं, बड़े भारी भारी दावे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि विकास प्राइवेटाइजेशन से होता है, विकास 6000 स्कूल बंद करके होता है, विकास 22 पेपर लीक करके होता है, विकास 24,000 टीचर्स की वैकेंसी खाली होने पर होता है, विकास गांव के पिछड़ेपन से होता है। ठीक है। अरे आप लोगों का तो गुजरात का सेक्स रेशियो भी नेशनल एवरेज 943 है और यहां पर 919 है। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि 9,000 करोड़ का कर्जा था जिस दिन मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री बने, आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है।
100 लोग के करीब लट्ठा कांड में मर गए, जहरीली शराब पीकर। नहीं सुनिए ना भाई, एक मिनट, जहरीली शराब, सारी बातें सुनी मैंने सर। अब देखिए सर, क्योंकि विकास हो रहा है, सवाल तो पूछने पड़ेंगे सर, रैली तो है नहीं। आपको मैंने 1 मिनट लगभग समय आप दिया, आपने अपनी पूरी बात रखी, मैंने आपको टोका भी इसलिए नहीं। बताइए। अब आपकी बातों को सुनकर मेरे मन में एक सवाल आता है कि अगर इतने गंभीर मसले, इतने बुनियादी मसले हैं, तो फिर आपके एक नेता को यह क्यों कहना पड़ता है कि देश को कोई बचा सकता है तो वो मुस्लिम? चुनाव से 10 दिन पहले सावरकर का जिक्र करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर इन बातों को आपके नेता नहीं कहते तो शायद जो बात आलोक शर्मा यहां कह रहे हैं, ये बातें ज्यादा हाईलाइट होती, बीजेपी को मौका ना मिलता कि वो सावरकर के नाम पर पोलराइज कर ले, या फिर बीजेपी ये ना कह पाती कि आईएनसी का मतलब होता आई नीड कम्युनलिज्म। तो ये मौके फिर आपकी पार्टी के नेताओं ने क्यों दे दिए, जिन्होंने ये कह दिया कि देश को सिर्फ मुसलमान बचा सकता है? या आपके गुजरात के प्रत्याशी हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसने क्या कहा उसकी लिस्ट में जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा मामला है। हार्दिक पटेल ने मोदी जी को यमराज कहा था, क्या मान लें यमराज हैं वो? उन्होंने कहा था फेंकू हैं, मान लें। अल्पेश ठाकुर ने कहा था 80,000 का मशरूम खाते हैं मोदी जी, उससे गोरे हो जाते हैं। कौन क्या कह रहा है वो छोड़िए, आपने अगर 27 साल तक काम किया है तो आप अपने काम पर वोट मांगिए ना, आपने को तो किसी ने नहीं रोका है। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना, मोदी साहब कल वलसाड़ में भाषण दे रहे थे बड़े बड़े, मैं पूछना चाहता हूं, बाढ़ में 63 लोग मर गए पिछले साल वलसाड़ में, 30 लोग कोरोना में, वहां पर डेड बॉडी सड़ गई उस वलसाड़ के हॉस्पिटल में, ट्राइबल एरिया। मैं आलोक जी आपकी बात आपने इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए हैं, ये मुद्दे को हम जिक्र करेंगे, लेकिन एक बार आम आदमी पार्टी को शामिल करते हैं, कुलदीप जी को शामिल करते हैं। कुलदीप जी, देखिए कांग्रेस तो कह रही है कि हम बड़े ग्राउंड लेवल पर जाकर ग्राउंड रूट पर अच्छे से काम कर रहे हैं, फिर अरविंद केजरीवाल बार बार यूं कहते हैं जनता से कि कांग्रेस को वोट देकर बर्बाद मत कीजिए, मीडिया वालों पर सवाल करते हैं कि देखिए सिर्फ आप लोग कांग्रेस को गंभीरता से ले रहे हैं, जबकि ओवैसी साहब कहते हैं कि आप लोग बीजेपी के छोटे रिचार्ज हैं। तो आम आदमी पार्टी इस सब के बीच में कहां पर है? कांग्रेस तो कह रही है मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए शुभांकर जी, गुजरात में पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब गुजरात के लोग उस सरकार से ऊब चुके हैं, क्योंकि जो कुशासन 27 साल का गुजरात के लोगों ने झेला है, ना अच्छे स्कूल बने, ना अच्छे अस्पताल बने, ना फ्लाईओवर बने, ना कुछ बना, ना अच्छी शिक्षा, ना अच्छा स्वास्थ्य, सबका बंटाधार करने का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, केवल और केवल भ्रष्टाचार किया। अब गुजरात की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और आज गुजरात का गांव गांव एक वो देखिए आलोक शर्मा जी टीवी पर एक पर्चा लेकर आए। कुलदीप जी, कुलदीप जी अगर आप स्क्रीन, आप बात पूरी कीजिएगा, लेकिन अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आलोक जी एक पेपर लेकर आए, उसमें लिखा आप यानी आम आदमी पार्टी 0 सीट, केजरीवाल जी 5 दे रहे थे, वो आपको 0 दे रहे हैं। आलोक जी क्या कह रहे हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, आलोक जी को खुद पता है अपने मन में वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो जो 0 दिखा रहे हैं उनको पता है गुजरात में आ रही है, दिल्ली में आ चुकी है, गुजरात में आ रही, पंजाब में भी इनके ये हालात रहे, इनको पता है अच्छी तरह। कांग्रेस कहीं है नहीं, मैं उसकी जिक्र भी नहीं करना चाहता, क्योंकि कांग्रेस कहीं बची है नहीं देश में, ना गुजरात में बची, ना दिल्ली में बची, ना पंजाब में बची, कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचा नहीं है पूरे देश भर के अंदर। तो लेकिन 27 साल का जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी का है, गुजरात बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है, और आज परिवर्तन का नाम है अरविंद केजरीवाल। लोग चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसा मॉडल, जैसे गवर्नेंस मॉडल, जिसने दिल्ली को अच्छे स्कूल दिए, अस्पताल दिए, महिलाओं को यात्राएं दी, सब चीज दी, वही पंजाब तक पहुंचा रहा, वो गुजरात में पहुंचेगा। गुजरात के लोगों को ये उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी अब गुजरात के अंदर आ रही है सरकार आम आदमी पार्टी की, और गुजरात के लाखों लोगों का 1 मार्च के बाद गुजरात के लोगों का बिजली का बिल 0 आएगा। गुजरात की महिलाओं को सम्मान के रूप में 1,000 रुपए मिलेंगे। ये सब बातें कुलदीप जी जो आप कह रहे हैं ये तो आपके घोषणा पत्र में है, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि आप लोग बीजेपी के छोटे रिचार्ज हैं, हिंदुत्व की बात आप भी करते हैं, आप लोगों ने भी केवल 2 सीटें मुसलमानों को दी है, 58 लाख मुसलमान है, तो क्या आप लोग भी वही हार्डकोर हिंदुत्व वाले फैसले पर हैं? आपको लगता है कि इसी से आप लोग भी जीतेंगे कि हिंदुत्व की बात करेगा जो नारे लगते हैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा, इसी फॉर्मूले को आप लोग भी अपना रहे हैं? शुभांकर जी, आम आदमी पार्टी किसी की जाति, किसी की का मजहब देखकर टिकट नहीं देती है। आम आदमी पार्टी सर्वे कराती है, सर्वे में जिसका नाम आता है उसको टिकट देती है, और आम आदमी पार्टी स्कूल, अस्पताल,
की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी लोगों को सुविधाओं की बात करती है। आम आदमी पार्टी अच्छे स्वास्थ्य की बात करती है। भाजपा की तरह नहीं है कि इसके 27 साल प्रशासन ने 134 लोगों की मोरबी में जान ले ली और मोरबी में जान लेने के बाद मैं आलोक जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, आपने तीनों पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को सुना, बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को। अब तीनों की बातों से एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपका ओपिनियन क्या निकलता है? क्योंकि बीजेपी जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर रही है, यह सवाल आता है क्या आम आदमी पार्टी के इंटरेस्ट देरी सहमी है? कांग्रेस जो दावा कर रही है ग्राउंड रूट पर, कांग्रेस मजबूत दिखा रही है, आलोक जी उसको 0 सीट दिखा रहे हैं। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को, क्या कांग्रेस को कहते हैं कि ये तो 5 सीटों पर सिमट जाएंगे। तो इन दावों, इन हकीकत के बीच में ये चुनाव कितना अलग है और इस चुनाव को कैसे आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट के तौर पर? देखिए, दावे प्रतिदावे तो राजनीतिक दलों का अपना काम है, अपना कर्तव्य है कि वो विरोधी के खिलाफ दावे करेंगे और अपने पक्ष में दावे करेंगे। देखिए, गुजरात जो है 2002 के बाद से नरेंद्र मोदी जी का वैसे ही होम टर्फ है राजनीति के क्रिकेट में, जैसे सचिन तेंदुलकर का मुंबई मान लीजिए। और 2002 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं अभी तक, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, वो आखिर में आते आते मोदी जी के ऊपर ही आके टिक जाते हैं और मोदी बनाम आदर्श हो जाता है। मैं तो कम से कम जितने चुनाव मैंने कवर किए अब तक सब में यही हुआ है और ये चुनाव भी आखिर आते आते मोदी जी वर्सेस आदर्श ही होगा। इसलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो मोदी जी पर आश्रित है गुजरात में, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मोदी जी पर ही निशाना लगाना है। अब ये गुजरात की जनता तय करेगी। लेकिन मैं 2-3 बातें शॉर्ट में स्थापित कर दूं। ये भी सही है कि 2002 के बाद जो अधिकतम 127 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद से लगातार उसकी सीटें कम हुई हैं और 2017 में 99 पे आके रुक गई। इस बार पूरी कोशिश है कि ये 127 का जो रिकॉर्ड है, मोदी जी का अपना रिकॉर्ड है, वो बीजेपी तोड़ना चाहती है। और बीजेपी के दावा तो माधव सिंह सोलंकी का जो 149 सीटों का रिकॉर्ड है वहां तक पहुंचने का भी है। लेकिन तो इसके पीछे कोई आधार है या सिर्फ दावा है सर? नहीं, दावा तो देखिए हर चुनाव में, पिछले चुनाव में भी 150 पार का दावा किया था अमित शाह जी ने, मुझे अच्छी तरह याद है, 150 पार का। तो बीजेपी हमेशा दावे करती है और हमेशा बड़े दावे करके ही लक्ष्य को पाया जाता है। लक्ष्य है बहुमत पाना, तो बहुमत तो पा ही लिया था उन्होंने। लेकिन आधार की जहां तक बात है, वो आधार, एकमात्र आधार अगर गुजरात में कुछ है तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है। और उसके अलावा बाकी 127 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, 127 साल के तमाम सारे और कारण है। पार्टी के भीतर भी पुराने लोगों के टिकट कटे और नए लोग सामने लाए गए, तो सब चीजें होती हैं। अच्छा विनोद जी, कांग्रेस पार्टी, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है सर, और ये सवाल देश भर में बहुत लोग जानना भी चाह रहे होंगे। हर पार्टी अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बनाती है, और ये सवाल मैं पूछ रहा हूं क्योंकि गुजरात में कहा जाता है कि वहां ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स होती है। जितना ज्यादा ध्रुवीकरण हो जाएगा उतना उस पार्टी को फायदा होता है। आप अगर आंकड़े गलत हो तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। जो मैंने एक आंकड़ा निकाला, 27 साल में बीजेपी ने 1 टिकट नहीं दिया। इस बार कांग्रेस ने भी केवल 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है और आम आदमी पार्टी ने 2 टिकट दिया है। तो क्या हिंदुत्व आधारित गुजरात की सियासत हो गई है? मुसलमानों के करीब जाने में डर लगता है, ऐसा आपको लग रहा है? या फिर जो बात वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, टिकट जीतने वाले प्रत्याशी को लेकर होता है और जो जीत कर देगा हम तो उसी को चुनेंगे, क्या फर्क पड़ता है वो हिंदू है मुसलमान है? नहीं, देखिए, ये तो जीतने वाले को देंगे, ये तो पार्टियां कहती हैं, पार्टियों की नीति होती है। लेकिन अगर आपके नेता का इतना करिश्मा है, आपकी पार्टी का इतना मजबूत तंत्र है कि कोई भी जीत सकता है उसके टिकट पर, तो क्यों नहीं किसी अल्पसंख्यक को टिकट देना चाहिए? नुमाइंदगी होनी चाहिए। खाली जो है आप योजनाएं ले आए और कहते हैं सबको फायदा हो रहा है, तो वही हो गया जैसे हमारे गांव में कहावत है कि बहुरिया जो है देहरी न लागे घर तुम्हारा ही, मतलब देहरी की इधर मत आना, घर तुम्हारा है। तो आप योजनाओं का लाभ दीजिए, लेकिन साथ साथ सत्ता में हिस्सेदारी भी तो दीजिए। और ये जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है, ये भाजपा की भी है, कांग्रेस की भी है, आम आदमी पार्टी की भी है। अगर उनका तंत्र, उनके नेताओं की लोकप्रियता इतनी है कि वो किसी को भी चुनाव जिता सकते हैं, तो किसी मुस्लिम को क्यों नहीं जिता सकते? और मुस्लिम हो, ईसाई हो, मैं तो कहता हूं अब मुसलमान तो फिर भी 58 लाख हैं। अरे 5 लाख की आबादी वाले अगर कोई समुदाय है, उसका भी कोई उम्मीदवार जीत के जाना चाहिए, उसकी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी है। और जहां तक ये बात है कि हिंदुत्व की बात, तो गुजरात तो शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही है और हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब आप देखिए आम आदमी पार्टी जो है बिल्किस बानो पर, देखिए मेरे पास जानकारी आई है कि एक ईसाई व्यक्ति को टिकट दिया गया है, मुसलमान को नहीं दिया बीजेपी की तरफ से, लेकिन ईसाई व्यक्ति को टिकट दिया गया है। नहीं, अच्छी बात है, अगर दिया गया तो अच्छी बात है, बिल्कुल इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं तो कह रहा हूं देना चाहिए, लेकिन चूंकि पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम नैरेटिव पे चलती है गुजरात की, तो इसलिए मुसलमानों से परहेज करने लगी। हम इसका फैसला जनता पे छोड़ देते हैं, जनता समझे कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। सियासतदानों ने अपने तरीके से कह दिया। लेकिन के शर्मा जी, आपने आलोक जी को भी सुना, आपने कुलदीप जी को भी सुना, दोनों ने बार बार 2 चीजें उठाई। एक,
गुजरात मॉडल जो है वो खोखला मॉडल है, वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोरबी की घटना को आप लोग छिपाना चाह रहे हैं, जो डेंट हुआ था, जो लोगों की मौतें हुई थी, उसको आप छिपाना चाह रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री से आप लोगों ने अतिरिक्त जोर लगवाया है। एक एक दिन में 4-4 सभाएं, 2 दिन में 8 जनसभाएं, इसके अलावा मंदिर से मंदिर अलग जाना। तो क्या आपके पास काम कम है, इसलिए इतने सबसे बड़े पॉपुलर नेता को आप लोगों ने पुश कर दिया? और मोरबी की घटना पर आप लोगों ने क्या किया है जो जनता आपको वोट दे? शुभांकर जी, मोरबी को दबाने के लिए 3 मुख्यमंत्री को लगाया गया। देखिए शर्मा जी सुन लेते, कुलदीप जी सुन लेते एक बार। जी शर्मा जी। शुभांकर जी, मैं बिल्कुल कहता हूं मोरबी की घटना बहुत दुखद घटना है और उन परिवारों के प्रति हमने संवेदना भी व्यक्त की और निश्चित रूप से उसकी जांच भी बैठी हुई है, जांच भी हो रही है, दोषियों को पकड़ा भी जा रहा है और जो दोषी हो पकड़े भी जाएंगे। लेकिन मैं केवल आपको इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो मैं सुन रहा था आलोक जी को भी और आम आदमी पार्टी के लोगों को भी, 27 साल की एंट्री। अरे भाई 27 साल से गुजरात की जनता ने आपको क्यों बाहर रखा है? 6-6 बार आपको चुनाव क्यों हरवा दिया? क्यों हरवा दिया? इसलिए क्योंकि आपके नेतृत्व की, आपकी पार्टी के कोई विश्वसनीयता ही नहीं बची है और केवल गुजरात में नहीं बची है, पूरे देश में नहीं बची। तब ये आपके हालात बने हैं ना। अभी इन्होंने नोटबंदी का जिक्र किया, नोटबंदी के बाद तो 2019 के चुनाव हुए, हम 272 सीट जीते थे, 272 से जनता ने आशीर्वाद देके हमको 303 सीटें दिया। तो जनता का तो विश्वास हमारे प्रति था ना, हमारे लोग नेतृत्व प्रति है ना, हमारी नीतियों के प्रति है ना। फिर सुनिए, आप ही बात पूरी कीजिएगा सर, कोई और नहीं बोलेगा। नहीं, सवाल मेरी बात सुनिए ना। निर्णय कौन करेगा? शुभांकर जी, निर्णय कौन करेगा? आप बीच में बार बार बोल रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आपको मैं कह रहा हूं आसाम का चुनाव हुआ, उसके बाद अभी जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उत्तराखंड का चुनाव हुआ, गोवा का चुनाव हुआ, मणिपुर का चुनाव हुआ। जनता हमें क्यों आशीर्वाद दे रही? इसलिए दे रही है क्योंकि हम जनता को डिलीवर कर रहे हैं, विकास के काम करके हम दे रहे हैं, जनता का जन समर्थन हमको मिल रहा है। इनके कहने से क्या है? अभी यही आप पार्टी जो है क्या रही है, अभी उत्तर प्रदेश में इन्होंने 350 सीट लड़े, तो यही पूरा हवा बना के रखा था पोस्टर और बैनर से। 345 सीटों में जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में 100% सीटों में जमानत जब्त हो गई। इनके मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जो था आज हमारी पार्टी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप हिमाचल का चुनाव देखिए, हिमाचल से ये जो है चुनाव चालू होने के पहले क्या कर रहे थे? ये गुजरात, यहां पंजाब से बस भर के वहां भीड़ जमा करके यही हो हल्ला मचाए हुए थे। जैसे चुनाव आया उठ के भाग खड़े हुए। वो तो मैदान में ही नहीं टिके ये लोग वहां पर। और कांग्रेस का तो कहीं कुछ अता ही पता नहीं था। इनके नेतृत्व, कांग्रेस के नेतृत्व तो इतनी उदासीनता हिमाचल की जनता से कि प्रचार तक करने नहीं गए राहुल गांधी वहां पर। एक बड़ा नेता नहीं पहुंचा। और आज भी यही हालात है। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आपकी विश्वसनीयता नहीं है, जितने भी मुद्दे आप उठा रहे हैं, जनता के प्रति, चाहे नोटबंदी का मुद्दा हो, इसलिए हम कह रहे हैं, या बाकी मुद्दे हो सकता है वो सवालिया निशान खड़े कर रहे हो, लेकिन बीजेपी ने जो एक्सप्लेनेशन दिए, जनता उस पर विश्वास जता रही है। और अगर इतने सारे मुद्दों के बाद भी बीते 27 सालों से गुजरात में या 10-12 सालों से देश में आप बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके नेता, आपके नेतृत्व और आपकी नीतियों को लेकर जनता भरोसा नहीं जता पा रही है। यह बीजेपी का आरोप है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर 2014 के बाद मोदी जी सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं देश में, भारतीय जनता पार्टी का अगर ऐसा मानना है, तो भारतीय जनता पार्टी 25 चुनाव भी हारी है। क्या नहीं हारी है? क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, 2 बार बिहार, 3 बार दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, क्या तमाम चुनाव नहीं हारी है बीजेपी? अगर मोदी जी इतने ही करिश्माई हैं तो इसको जो गैस का सिलेंडर है इसको सस्ता कर दें। अगर इतने ही करिश्माई हैं तो पेट्रोल और डीजल 100 के पार पहुंचा दिया, देश पर कर्जा 4 गुना पहुंचा दिया, गुजरात पर कर्जा 40 गुना पहुंचा दिया। इसी को करिश्माई कहते हैं क्या? भूखमरी के इंडेक्स में हम नीचे चले जाएं, 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे वापस चले जाएं। 2002 के बाद जब से इनकी सरकार है, कहीं ना कहीं केवल और केवल एक ही आलोक जी वो कह रहे हैं आपकी बात जनता मानती नहीं है। हमने विकास किया। आलोक जी, अरे भाई, वो के शर्मा जी कह रहे हैं, आप जो बता रहे हैं जनता मानती नहीं है, विश्वास ही नहीं करती आप पर। जनता, मैं बताता हूं, मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब पूरे सोशल मीडिया पर कब्जा होगा, मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग पर कब्जा होगा, जब ईडी, सीबीआई और तमाम इनकम टैक्स के अधिकारियों पर कब्जा होगा, तो चीजें जनता तक नहीं पहुंचती हैं। ये बहाने हैं, बहाने। अब बात आती है, नहीं अभी बात है ये सब। अरे भाई सुनिए ना, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप 27 साल के बाद भी
कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है और हमें कोई प्रचार की जरूरत नहीं है। ये केवल और केवल आपका अहंकार है। 2002 में 2 लाख के करीब बेरोजगार लोग थे यहाँ पर गुजरात में। हमने नहीं कहा ये बात। 40 लाख से ज्यादा शुभांकर जी गलत कोट किया जा रहा है। एक मिनट सुनिए ना भाई, एक मिनट सुनिए। गलत कोट ना अरे भाई सुनिए ना, कल मोदी जी ने कहा है, कल वलसाड़ में मोदी जी ने कहा है, कल वलसाड़ में मोदी जी ने कहा की जरूरत नहीं है कि हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं है। क्या? अरे भाई कल वलसाड़ में मोदी जी ने कहा, आप सुन के थोड़ा सा सुन के बैठा करें। वलसाड़ में जो कहा उसको सुन लीजिएगा जाकर और फिर मेरे से बात कीजिएगा। वापस सुन के ही मैं कह रहा हूं। देखिए मैंने कहा 25 चुनाव अभी भी केवल, अरे भाई मैं फिर कह रहा हूं, अरे उन्होंने 3 मिनट बोला है इस मुद्दे के ऊपर कि हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं। तमाम अखबार कह रहे हैं, टीवी चैनल कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद प्रचार कर रहे हैं। ये केवल अहंकार है आप लोगों का। पूरा भाषण सुनिए। उन्होंने कहा कि ये सारे अखबार कह रहे हैं, सारे सर्वे कह रहे हैं, लेकिन शुभांकर प्रचार ही करने तो गए थे। शुभांकर जी एक मिनट सुनिए ना। के शर्मा जी, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला। गलत कोड ये वो सी प्लेन है, आप गलत कोड मत कीजिए। पिछली बार मोदी जी लेकर यहाँ पर उतरे थे। आलोक कोड गलत कोड सुनिए ना भाई, आप बीच में आप कितनी बार बोलेंगे प्लीज? आप प्लीज। ठीक है, अच्छा कितनी बार बोलेंगे शुभांकर भाई? तो आप गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगा। ठीक है, मोदी जी से उतरे थे पिछली बार। हम पूछना चाहते हैं कि ये सी प्लेन कहां चला गया मोदी जी? वो पिछली बार आपने नौटंकी करके, इवेंट मैनेजमेंट करके जनता को गुमराह किया। आलोक जी, ये सी प्लेन कौन से देश में खड़ा है? आप जरा बीजेपी हमें बताएं। आलोक जी, आप सी प्लेन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पूरे मीडिया ने भी दिखाया। नहीं बिल्कुल दिखाया सर, देखिए ये दिखाया और आपका सवाल इस वक्त भी दिखाया जा रहा है। ये जो देश के प्रधानमंत्री सरकारी नहीं सरकारी पैसे के साथ जो मोदी साहब इवेंट मैनेजमेंट करते हैं प्रधानमंत्री होते हुए, जो करोड़ों रुपया खर्च होता है, देश की जनता जानना चाहती, गुजरात की जनता जानना चाहती। आलोक जी, 5 SIT बने शुभांकर जी अभी तक पिछले 6 साल में, एक भी SIT का रिजल्ट नहीं आया। यही संवेदनशीलता है? 100 से ज्यादा लोग लट्ठा कांड में मर गए, देशी शराब, कच्ची जहरीली शराब जी। अब सवाल भी सुन लीजिए सर, आप सवाल उठा रहे हैं, अच्छी बात है, आप इस मंच का सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल आपके लिए भी होंगे सर। और वो सवाल ये है कि पिछली बार आप लोगों ने 77 सीटें जीती, जो अच्छी परफॉर्मेंस थी। आप लोगों ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, बीजेपी को 100 के अंदर रोक दिया, लेकिन जिसको आपने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया वो आज बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है। आपके एक दूसरे युवा नेता अल्पेश ठाकुर, वो भी बीजेपी में चले गए हैं। और वो कहते हैं, जब हम मीडिया ने सवाल पूछा उनसे, हमने पूछा कि आप लोग तो प्रधानमंत्री को इतनी सारी बातें बोलते थे, उन्होंने कहा राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से हमारा मुंह भंग हो गया, वो जीतना चाहते ही नहीं है। मुद्दे बहुत हैं, लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि वो लड़ना नहीं चाहते हैं और इसी वजह से बीजेपी को लगातार समर्थन मिल रहा है और बीजेपी कामों को पसंद कर रहे हैं। तो ये आपके नेताओं का छिटकना, ये क्या वजह है? बड़े नेताओं का गुजरात ना पहुंचना। उत्तर देता हूं। राहुल जी क्यों नहीं प्रचार कर रहे उतनी तीव्रता से, जैसे कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी के लिए मोदी जी कर रहे हैं? सुनिए, मैं बताता हूं उसका सीधा कारण। आम आदमी पार्टी का मैंने अभी बताया, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी जितनी चूड़ी चढ़ाती है उतना वो चलते हैं। और बीजेपी ने कहा हिमाचल से भागिए, आप गुजरात संभालिए, हम गुजरात में हार रहे हैं, वो गुजरात आ गए। जहां तक बात हमारी है, हम केवल सीधा ये कहना चाहते हैं, कल माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हम केवल एक चेहरे पर लड़ें चुनाव। हमारे यहां पर ऐसी प्रथा नहीं है, कलेक्टिव लीडरशिप है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, कौन सा बड़ा लीडर नहीं आया? चिदम्बरम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर मैंने कराई, प्रचार उन्होंने किया, रोड शो में हिस्सा एक जगह जाकर उन्होंने लिया। उसके बाद तमाम बड़े लीडर, दिग्विजय सिंह से लेकर अभी आप ही के आज तक पर, अभी आपने अशोक गहलोत जी को देखा, पिछले 1 महीने में 15 दिन से ज्यादा वो यहां पर रहे हैं। लेकिन हम तो आलोक जी, आपने जितने नाम गिनाए, इसमें एक भी नाम गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता का नहीं था। 27 साल तक आपने जितने भी नाम गिनाए, इसमें गुजरात से एक आया बड़ा नेता का नाम नहीं सुनाई पड़ा मुझे। सुनिए ना भाई, अरे भाई क्या प्रदेश अध्यक्ष हमारे हिमाचल में बैठे हैं क्या जाकर? गुजरात के जगदीश ठाकुर जी यहीं पर कर रहे हैं ना प्रचार। क्या रघु शर्मा जी कहीं बाहर चले गए हैं? डेली दिन रात 18-20 घंटे ये लोग सब काम कर रहे हैं। लेकिन आप मोदी जी पर तो विश्वास कर लीजिए, हमारे पर विश्वास नहीं कर रहे। कुलदीप कुमार जी, हम आपके पास आ रहे हैं। आदमी पार्टी के जो उत्तराखंड के इनके कुलदीप कुमार जी, कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और यही आरोप आप लोग कांग्रेस पर लगा रहे हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि जिस कट्टर ईमानदारी की सियासत को लेकर आप लोग आगे बढ़े थे, जो कल दिल्ली में वीडियो रिलीज हुआ, क्या उसके बाद आपको चिंता गुजरात में सता रही है? क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है, देखिए फिर आलोक जी ने वो जीरो वाला प्ले कार्ड उठा लिया।
और जनता भी जानना चाह रही है कि क्या वो सत्येंद्र जैन के वीडियोस, ये सारी आरोप जो आए हैं, या एंटी हिंदू छवि जो गुजरात में आपके एक बड़े नेता की तरफ से बनी थी, ये सारी चीजें आपको वहां पर परेशान कर सकती हैं? देखिए, मुझे शुभांकर जी, मैंने पहले भी कहा है कि गुजरात के लोग परिवर्तन चाहते हैं, गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं, और गुजरात के लोग आज आम आदमी पार्टी को गांव में, शहर में, हर जगह आज अपार जन समर्थन मिल रहा है। लाखों लाखों की भीड़ गुजरात के नॉमिनेशन करने जाने वाले प्रत्याशियों की रैलियों के अंदर आ रही है। अरविंद जब मुख्यमंत्री वहां जाते हैं, केजरीवाल जी, उनकी रैली में लाखों की भीड़ आती है, किसी को बुलाया नहीं जाता, लोग अपने आप वहां पर आते हैं समर्थन देने के लिए। और आज परिवर्तन की आंधी गुजरात में चल रही है और आम आदमी पार्टी की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो फिर कांग्रेस आपको बी टीम क्यों कह रही है सर? ओवैसी जी आपको छोटा रिचार्ज क्यों कह रहे हैं? और आलोक शर्मा जी जीरो का पैम्पलेट लेके क्यों बैठे हैं? आप जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, आलोक जी जीरो वाला पैम्पलेट उठा लेते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने लिख के दिया था पंजाब चुनाव के अंदर कि चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटें हारेंगे। ये आज तक पे आपके चैनल पे लिख के दिया था, दोनों सीटें हारे या नहीं हारे, सिद्धू अपनी सीट हारेंगे, हारे या नहीं हारे, बादल अपनी सीट हारेंगे, हारे या नहीं हारे, लिख के दिया था। कांग्रेस की हालत बहुत बुरी हो चुकी है पूरे देश भर में, और गुजरात के लोग कांग्रेस में विश्वास नहीं करेंगे। अगर ये कांग्रेस वाले बीजेपी को हरा पाते तो 27 साल से भाजपा वहां पे नहीं होती। 27 साल से भाजपा गुजरात के अंदर है। अगर आम आदमी पार्टी, ये गुजरात का चुनाव है, ये सीधा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का चुनाव है, और इसमें निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और गुजरात के लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। अरे अगर इतना सब कुछ सर था तो आपके सूरत के कैंडिडेट कंचन जारीवाला ने नॉमिनेशन क्यों वापस ले लिया? ये क्यों कहा कि आप लोग पैसे लेते हैं? दिल्ली में भी आरोप लगे, गुजरात में भी आरोप लगे। शुभांकर जी, आप भी जानते हैं अच्छी तरह, मैं भली भांति परिचित होंगे कि जो कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन भरने जाते हैं, जो नॉमिनेशन भरते हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, वो जाकर अगले दिन नॉमिनेशन वापस ले लें, ऐसा डेमोक्रेसी में होता नहीं है। बंदूक की नोक पे, गुंडागर्दी की नोक पे, इस गुंडागर्दी की जवाब तो गुजरात। लेकिन कंचन जी तो कह रहे थे सर, कंचन जी ने कहा कि बहुत पैसा मांग लिया था, उतना पैसा मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। आपको सब पता है, जब नॉमिनेशन भर दिया तो कौन पैसा मांगेगा, कौन नहीं मांगेगा, आपको पता है। और कैसे नॉमिनेशन वापस होते हैं, ये गुंडागर्दी गुजरात के अंदर। शुभांकर जी, मुझे जवाब देना है। के शर्मा जी जल्दी से बात कीजिए, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। के शर्मा जी, आप लोग गुंडाई के दम पे सर, भारतीय जनता पार्टी गुंडाई के दम पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरे प्रत्याशियों को डराती है। सूरत में आरोप लगा रहे हैं वो कि उनके प्रत्याशी सूरत में, जहां पर लोकल बॉडी चुनाव में अच्छा किया था आम आदमी पार्टी ने, वहां पर नॉमिनेशन वापस करवा दिया आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग डर रहे थे सूरत में सीट चली जाएगी। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, ये बताएं कि मैं बस इतना कह दूं, उनको वो पूरा कर लें। ठीक है कुलदीप जी, सवाल जवाब ले लेते। कुलदीप जी, उनके दोषियों पर आपके सवाल को मैंने पूछ लिया सर, आपके सूरत वाली चिंता को मैंने पूछ लिया है। के शर्मा जी, आप देखिए शुभांकर जी, मैं आप पार्टी के जो इस समय प्रवक्ता हैं, उनके ही बातों से उनकी झूठ का खुलासा कर देता हूं। जब वो कह रहे हैं कि हमारे विधायक जो उम्मीदवार हैं उनके साथ लाखों लोग जाते हैं नामांकन भरने के लिए, लाखों लोग साथ घूम रहे हैं, तो कौन उस समय बंदूक की नोक पर कौन उनके कनपटी पे बंदूक रख देगा? और वो लाखों लोग क्या कर रहे होंगे? मुंह देख रहे होंगे। ये तो स्टिंग ऑपरेशन के माहिर है ना, फोटो खींचने के। 1 मिनट, 1 सेकंड में फोटो खींच लेते, 1 सेकंड में पब्लिक के बीच में आते। सुन लीजिए मुझे, अब भैया मैंने बीच में नहीं बोला, आप इनको बंद कराइए सुनने में आसानी रहेगी। कार्यक्रम का नाम दंगल है सर, टीवी पर दंगल नहीं करेंगे हम लोग। एक बार सुन लेते हैं, मैं आपको मौका दूंगा। अरे दूसरा सुन लीजिए, एक तो क्रिमिनल ऑफेंस है ना शुभांकर जी। 2 मिनट में आप जाते किसी थाने में रिपोर्ट लिखवाते, लेकिन ये छोड़ के वो उम्मीदवार स्वयं एक वीडियो जारी करके कह रहा है कि मैं जब प्रचार के लिए निकला तो मुझे मेरे गांव, मेरे मोहल्ले के लोग, अगल बगल के लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ तुम कैसे चले गए, तुमको तो हम जीतने नहीं देंगे। वो खुद अपना कन्फेस कर रहे हैं उसमें वीडियो बना के, तो वो खुद बता रहे हैं कि भैया मैं राष्ट्र विरोधियों के साथ ज्यादा मासूमियत पहले आपने देखी है सर। एक मिनट सुनिए, दूसरी बात, गुजरात के ना मासूमियत इसलिए आती है ना शुभांकर जी, जब आप परिस्थिति सुन लीजिए, मेरी बात कुलदीप जी आपको टोक रहे हैं जी। अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर इनको बुलवाइए सर, मेरी बात पूरी होने। मैं ये कह रहा हूं, और यही यदि स्थिति होती तो बाकी इतने जगह इन लोगों ने फार्म भरे, और जगह भी होता। सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं, और वो भी बता दूं कि सूरत में इनके जो वार्ड पार्षद जीते थे उसमें से 7-8 जो है पार्टी छोड़ के जा चुके हैं अभी तक।
पार्टी उन्होंने बदल दिया। इसके अलावा मैं ये कह रहा हूं, ये बहाना इसलिए बनाया केजरीवाल ने, ये नौटंकी इसलिए किया केजरीवाल जी ने, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब वो गुजरात में चुनाव हार रहे हैं, अब वहां से भागने का वो तरीका ढूंढ रहे हैं, इसलिए इस तरह के बहाने करके धरना दे रहे हैं दिल्ली में विनोद जी के पास, और वहां आप एक खाने में एक रिपोर्ट तक नहीं लिखा पा रहे। ये हार का बहाना है जिसको आज ही मैं कहता हूं स्वीकार किया केजरीवाल ने कि अब हम वहां नहीं सक्सेस हो रहे हैं। कुलदीप जी 30 सेकंड आपके पास, जा भी नहीं रहे प्रचार करने हो। देखिए, मुझे लगता है कि गुजरात की जनता इनकी सारी बातों का जवाब दे देगी, और गुजरात की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। 27 साल तक ना स्कूल, ना अस्पताल, जब पड़े जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, गुजरात जवाब नहीं है। कुलदीप जी वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके प्रत्याशी के साथ ऐसा था तो थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई होती। आपके जो लोकल बॉडी में 8 जीत कर आए थे उनमें से 7 गए नहीं होते, तो ये फिर क्या है सर? इलेक्शन कमीशन में हम लोग गए थे और वहां की गुजरात की यूनिट ने जाके थाने में भी कंप्लेंट दी। आलोक जी आ गया मैं आपके पास। भैया इलेक्शन कमीशन में क्रिमिनल केस है, ठीक है, ये क्रिमिनल केस है, ये इलेक्शन कमीशन का केस नहीं है। सियासत में ये इतनी मासूमियत, इसी के कान में देश विरोधी पार्टी है, नॉमिनेशन के बाद कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया या गायब हो गया। सूरत में 8 जीते थे, 7 शिफ्ट हो गए। वो सूरत जहां से आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनावों में शुरुआत की थी, लोकल बॉडी इलेक्शन में अच्छा किया था, वहां पर यह घटना का होना आपको इत्तेफाक नजर आता है? इसके पीछे साजिश नजर आती है? कोई डर नजर आता है? राजनीतिक षड्यंत्र नजर आता है? कैसे देख रहे हैं सर आप सूरत की जो घटना हुई है? अब जब उम्मीदवार का जो वीडियो आया उसके बाद तो उस पर कोई क्या बोल सकता है? अगर उम्मीदवार खुद कहते कि उनका अपहरण हुआ, उनकी किडनैपिंग हुई या उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ या जबरदस्ती किया गया, तब हम लोग उस पर टिप्पणी करते। अब उनका वीडियो आ गया और उस वीडियो को आम आदमी पार्टी ने चैलेंज नहीं किया। वो सही कह रहे हैं कि शर्मा की आम आदमी पार्टी को या तो पुलिस में एफआईआर करनी चाहिए कि जबरदस्ती वीडियो बुलवाया गया है, कनपट्टी में बंदूक रख कर बुलवाया गया है, तब तो फिर उसकी जांच होती। अब खाली इलेक्शन कमीशन में आप गए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की भूमिका तब तक रहती है अगर वो विधायक का वीडियो नहीं आता। अगर विधायक का वीडियो आ गया तो इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है इसमें? अगर क्रिमिनल मामला है और आपको लगता है कि इसमें फाउल प्ले है और इसमें कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से पुलिस में जाना चाहिए। और उसके तो अगर गुजरात पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करती तो अदालत में दर्ज हो सकता है, कानूनी रास्ते हैं। तो इसलिए उस प्रकरण पे क्या कहा जाए, लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में जो सबसे ज्यादा प्रभाव कहीं दिख रहा है वो सूरत में ही दिख रहा है। ये हमारे रिपोर्टर्स का भी कहना है, ग्राउंड फीडबैक भी यही, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सूरत को लेकर के बहुत संवेदनशील है क्योंकि सूरत उसका गढ़ है। ठीक है, कांग्रेस के पास हम चलते हैं। आलोक जी 2 सवाल मेरे पास आपके लिए हैं। एक सवाल तो ये कि ये जीरो वाला पैम्पलेट आप बार बार क्यों उठा रहे हैं सर, जनता को बता दीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं सतर्क रहें, वो भले ही यानी कांग्रेस भले ही रैलियां या जनसभाएं या प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित ना करे, वो चुपचाप काम कर रहे हैं, इसलिए सतर्क रहें। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले जीरो वाले पंपलेट पे ही आ जाते हैं। जो पार्टी टिकट दिल्ली में भी बेचती हो और गुजरात में भी बेचती हो, जो पार्टी सरदार पटेल और बापू के फोटो को अपने कार्यालयों से गायब कर दे, उसको नैतिक अधिकार नहीं है गुजरात में आकर वोट मांगने का, जिनको सरदार पटेल और बापू से इतनी नफरत हो। दूसरी चीज, दिल्ली की शराब का और पंजाब के ड्रग्स माफियाओं का पैसा गुजरात की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, वो इनको माफ नहीं करेगी। और अभी हेल्थ का मॉडल तो देखा ही ना आपने, कितना अच्छा हेल्थ का मॉडल तिहाड़ में आया है, वो पूरे देश ने देखा है। इनके सीएम कैंडिडेट जो हैं उनको 3 दिन लगे अपनी सीट चुनने में, और मैं आज तक पे शुभांकर जी के शो पे कह के जा रहा हूं, उनका खाता नहीं खुलेगा और इनके सीएम कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं आज तक पर आकर माफी मांगूंगा। कांग्रेस को कितना मिलेगा? कांग्रेस को 125 के पार, कांग्रेस 125 के पार जाएगी। नहीं मिला तो दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी की बगावत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। आज 7 कैंडिडेट इनके इंडिपेंडेंट थे जिनको बीजेपी ने सस्पेंड करना पड़ा अपनी पार्टी से। 25 से ज्यादा इनके जो पूर्व मंत्री और विधायक हैं वो कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। आलोक जी, मेरे पास समय की कमी है, तरफा कांग्रेस की सरकार एक बार, क्योंकि आपने दावों का जिक्र कर दिया। शर्मा जी, कितना दावा करके जा रहे हो? क्योंकि आलोक जी ने कहा है अगर दावा सच्चा नहीं हुआ तो आज तक पर आकर माफी मांगेंगे, आम आदमी पार्टी खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी कितनी सीटें और विपक्ष में नंबर 2 पर कौन आपकी नजर में, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं आपको पुनः कह दूं कि हम जो है पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे
और ये केवल अरे मैं कोई इसलिए नंबर भी दे नहीं दीजिए कह रहा सर। हूं, तमाम ओपिनियन पोल भी ये बतला रहे हैं और कार्यकर्ताओं के फीडबैक्स के आधार पे भी मैं कह रहा हूं आपको अब की बार 100 पार, निश्चित 150 तौर से पार, पिछले 125 पार, सारे कितना रिकॉर्ड पार? तोड़ेंगे और एक बार और 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा सीटें अच्छा, नंबर लेकर 2 पे हमारा कौन? सरकार आम आदमी बनाएंगे। पार्टी या और बीजेपी? बाकी मैं बता दूं कि ये दोनों आम आदमी नहीं, पार्टी या इतना ही- कांग्रेस नंबर 2 पे? मैं इतना ही आपको बता दे रहा हूं कि इन दोनों में नहीं नंबर 2 पे कौन रहे ये तो जनता वहां देखी, लेकिन मैं ठीक इतना है। जरूर कह रहा हूं कि कुलदीप आप जी, पूरे डिबेट भर में आपने आम देखा आदमी होगा पार्टी कि इस इन बार दोनों कहां की पर है? लड़ाई कोई आंकड़ा हमसे ही देंगे? है, इनका और कुछ देखिए, नहीं है। आलोक जी ने फिर जीरो उठा लिया है और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय कुछ चैनल नहीं पर है, कहा वहां है पर कि अगर जमीन पे भी आम नहीं। आदमी पार्टी का मैं खाता आपको खुल गया और बता तो दे माफी रहा हूं। मांगेंगे। अभी भी पैम्पलेट उठाए हुए हैं। शुभांकर जी, गुजरात के लोग परिवर्तन चाहते हैं और जब परिवर्तन की आंधी चलती नहीं, है नहीं। तो संख्या कहां जाएगी आम आदमी कोई पार्टी की? परिवर्तन नहीं है। कोई नंबर कोई नहीं, ठीक है सर, वक्त खत्म है। तो देखिए यहां पर जो चर्चा थी उसमें आंकड़ों के बाजीगरी में आंकड़ों की जो बात है उसमें कांग्रेस ने कम से कम स्पष्ट कर दिया कि यह आंकड़ा आम आदमी पार्टी का है। बाकी सबके दावे हैं, वो दावे हकीकत में बदलेंगे नहीं बदलेंगे ये रिजल्ट के बाद तय होगा। लेकिन हमारी कोशिश थी गुजरात को समझने की, उन सवालों को जो गुजरात चुनावों में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। फिलहाल इसी के साथ सभी मेहमानों का शुक्रिया। आप देखते रहिए आज तक।